डिग्री 4 पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा जी? सबसे पहले हम इसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अपनी इस डिग्री 4 की इक्वेशन को डिग्री 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से सपोज करें कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये इक्वल टू है जी किसी और वेरिएबल के, चलें इसे बी वेरिएबल कह देते हैं। और फिर इसी तरीके से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ भी राइट साइड पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर जो है ये इक्वल टू आ जाएगा जी एक्स पावर 4 के। अब हमारी जो इक्वेशन है इसे मैं कह देता हूँ जी ये स्टार इक्वेशन नंबर स्टार, ये जो है ये इसकी शेप बदल जाएगी। हम यूँ कहेंगे जी इक्वेशन स्टार बिकम्स, ये शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेशन की, इक्वेशन मैंने लिखा है, बिकम्स ये बन जाएगा जी 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू बी, यानी जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैं बी लिख रहा हूँ, और इसी तरह से -4। अब हम इसमें ये करेंगे कि जी जो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं इनको मैं शिफ्ट कर लूँगा लेफ़्ट साइड पे, ताकि तमाम टर्म्स एक ही साइड पे आ जाएं जी। 2b स्क्वायर -9b और +4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, इसके सोल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसका रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म इनका प्रोडक्ट और जो इसी तरीके से जो मिड टर्म है उसको इस तरह से ब्रेक किया जाएगा कि उसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पे मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर 8b और -8b और -b लिखता हूँ तो इनको ऐड कर रहा हूँ तो वापस मिड टर्म आ जाती है, जबकि मल्टीप्लाई करने से एक्सट्रीम जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पर अब आप अगर देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 2b इनका मल्टीपल है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 2b कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास b बच जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2 4s are 8, यानी यहाँ पे 4 बच जाता है जबकि b कॉमन में आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो चूंकि हमें अब यही फैक्टर दोबारा चाहिए तो यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ताकि b जो कि नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाए और जो 4 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास अब b-4 मजीद इनमें से कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2b बच जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। और यहाँ से अब हम b-4 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसी तरह हम लिखेंगे जी 2b-1 इक्वल टू 0। यहाँ पे याद रहेगा जी हमने b स्क्वायर जो है b सपोज किया था ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे मैं दोबारा चूंकि हमारी इक्वेशन जो है वो एक्स वेरिएबल में है, हम एक्स में ही वापस आंसर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह में लिख दूंगा जहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जबकि इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आएगा जी, +-2। ये बात आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का वो पॉजिटिव में ही होता है। इसी तरह यहाँ से भी आप देखें तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अगेन यहाँ पर चलें इसको मैं इस तरह से आपके लिए इस तरह से लिख देते हैं जी, +-1/2 और इसका स्क्वायर। यहाँ से आप अगर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपका जो जवाब है वो 1/2 ही आएगा। यहाँ पे चूंकि वेरिएबल की वजह से हमने वो हर पॉसिबल नंबर लिखना होता है जिसका आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी x की वैल्यू जो है वो +-1/√2 आती है। और ये दोनों ही इक्वेशंस हमने चेक की थी जी, जो दोनों ही वैल्यूज जो हमने x की फाइंड की हैं ये हमने चेक की हैं, बाकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी सोल्यूशन है ये। तो हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे जो कि सोल्यूशन सेट होगा और उसमें फिर +-2 और +-1/√2 दोनों को हम लिखेंगे। तो ये जी सॉल्यूशन सेट। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें के टर्म्स जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस की शेप में हो, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसी इक्वेशन को समझते हैं जी। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी फ्रैक्शन होगी इसको सिंपल बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4x-1 और 4x+1 इनका एलसीएम जो है इन्हीं दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी 4x-1 इंटू 4x+1। और अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर
जो एलसीएम आया हमारे पास, अगर इसको फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो यहाँ पर 4x प्लस 1 रिमाइंडर आ जाता है, जो कि फिर 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके 4x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह अगर आप सेकंड टर्म को देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो है 4x प्लस 1, जो कि इस एलसीएम को डिवाइड करेगा और हमारे पास जो जवाब आएगा वो 4x माइनस 1 आएगा, जो कि फिर इस न्यूमरेटर 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और बेसिस सेम होने की वजह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर इसकी पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर 6 2 12 और 12 प्लस 1 ये बन जाता है जी 13/6 आ जाएगा हमारे पास। अब एक फार्मूला जो कि हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हो प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो, तो ये इक्वल टू होता है जी, प्लस के केस में इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब बिल्कुल हम इस फार्मूला को अगर इस क्वेश्चन के लिए, इसके न्यूमरेटर के लिए अगर अप्लाई करते तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर हम लिख रहे हैं 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। a फर्स्ट टर्म है जो 4x है, 4x का स्क्वायर बनता है 16x स्क्वायर, और इसी तरह से जो हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम फिर यहाँ पर इसके बाद जो लिखेंगे वो ये होगा जी 2 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फार्मूला जो कि ये भी हमने पढ़ रखा जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलें जी, ये 4x का स्क्वायर कितना होगा जी 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही के इक्वल है, इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से करते हैं कि 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा जी 32x स्क्वायर प्लस 2 1s are 2, और फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें, यानी ये 6 जो है इधर आकर लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 13 से मल्टीप्लाई होगा जी डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट साइड 16x स्क्वायर माइनस 1। अब चलें जी, यहाँ पे फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। 6 को अगर 32 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है जी 192x स्क्वायर, प्लस इसी तरह 6 2s are 12 आ जाएगा। यहाँ पर 13 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है जी 208x स्क्वायर, और इसी तरह से 13 1s are 13 आ जाएगा। अब हम वो टर्म जिनमें के वेरिएबल शामिल है उनको एक साइड पे लिखते हैं जी, 13 में शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे, जबकि 192x स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे, तो ये बनता है जी 12 प्लस 13, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 208x स्क्वायर माइनस 192x स्क्वायर। अब ये आप जानते हैं कि जी ये सम बनता है 25 और ये हमारे पास बनता है 16x स्क्वायर। यहाँ पे मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 16x स्क्वायर इक्वल टू 25, और अगर मैं अब 16 से बहुत साइड पर डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास x स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25/16, और अगर अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, चलें लिख भी लेते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ मैं सिंबल रेडिकल सिंबल डाल रहा हूँ जी ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, और ये हमने चेक किया था जी x की ये दोनों वैल्यूज़ वाकई सेटिस्फाई करती हैं। आप भी एक आपका होमवर्क आप चेक करें, इन्हें दोबारा इक्वेशन में लिखें और देखें वाकई ये सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरह से इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 5/4 और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। तो इस तरह से ये जो है सोल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी इक्वेशन को चेक करना हो कि क्या ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं, तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो भी वेरिएबल इसमें शामिल है, जैसे इसमें x अगर वेरिएबल शामिल है तो इसे रिप्लेस करेंगे जी इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, यानी या रेसिप्रोकल भी मैं कह सकता हूँ। इसी तरह अगर x पावर 5 होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा जी 1/x पावर 5 से, और फिर उसके बाद इक्वेशन को चेक किया जाता है कि क्या वाकई इसको यानी तो सिंप्लीफाई करें और ये दोबारा वही इक्वेशन आ जाए तो तब हम कहेंगे कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक। और अगर नहीं जवाब आएगा तो फिर ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होगी। चलें जी चेक करते हैं इस इक्वेशन को, क्या ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म को जब हम रिप्लेस करेंगे जी तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आएगा x पावर 5 का 1/x पावर 5। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5/x पावर 4
यहाँ पे आ जाएगा जी 14 ओवर एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा जी 14 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5/x, और यहाँ पे रह जाएगा जी 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये सिंबल है जी मल्टीप्लाई का, ING लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बना था x⁵ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, b डॉट एस बोथ साइड्स का एब्रीवेशन है जी। तो ये चलें जी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हर टर्म x⁵ से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ ये भी मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह यहाँ भी। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बेस पर जो हम क्वेश्चन फॉर्म जानते ही हैं कि पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती है जी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब डिवाइड हो रहे होते हैं, तो यहाँ भी। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो x नंबर यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ ये 0 नहीं होगा, यानी फिर इसकी पावर जो 5 ले रहे हैं वो भी 0 नहीं है, क्योंकि हम 0 से किसी भी इक्वेशन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करते। चलें जी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिंपल 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक यानी x की पावर 5 ख़त्म होकर 1 रह जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप समझ गए जी, अब x पावर 2 आ जाएगी, इसी तरह यहाँ भी x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए। इसी तरह यहाँ में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आ जाएगा, और ये 2x पावर 5 आ जाएगी इक्वल टू 0 के। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो हम देखते हैं जी क्या बनती है इक्वेशन। सबसे पहले हायर एक्सपोनेंट वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बाद में आने वाली x⁴, फिर 14x क्यूब आएगा, फिर -14x² आ जाएगा, फिर हमारे पास -5x, और लास्ट में +2 इक्वल टू 0। अब आप देखें कि जो इक्वेशन 1 थी और जो इक्वेशन 2 है इनमें कोई फ़र्क नहीं रहा, यानी वापस वही इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है कि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। चलिए अब ज़रा इसको स्टडी करते हैं कि क्या हमने इसमें ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया, इसमें टोटल टर्म्स की तादाद थी जी 6, जबकि इसकी एक्सपोनेंट थी 5, ठीक, यानी एक टर्म्स जो है वो इसकी डिग्री से ज़्यादा है। दूसरी बात कि इसके अगर कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें तो x⁵ का 2 है और लास्ट टर्म भी 2 है, यानी विद सेम साइन। और इसका सेकंड लास्ट टर्म जो है अगर -5 इसका कोफिशिएंट है तो फिर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट भी -5 है, यानी इनमें कुछ इसी तरह अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो ये भी बिल्कुल उनके कोफिशिएंट सेम है। तब भी जो है इस टाइप की अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो लाजमी रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। चले मैं एक इक्वेशन इसी तरह एक जनरल फॉर्म में बनाता हूँ, यानी फिर हमारे पास अगर कोई भी डिग्री हो, मैं चले 4 डिग्री के हिसाब से बात कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास जनरल फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को देखना चाहूँ रेसिप्रोकल इक्वेशन को, तो कैसे मैं इसे लिख सकता हूँ। मैं इसके लिए लिखूँगा जी x⁴, बिल्कुल ऊपर जो मैंने रूल आपको बताया मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए चल रहा हूँ, फिर उससे एक कम डिग्री वाली टर्म आ जाएगी, फिर उससे एक कम डिग्री वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें चूँकि 4 पावर 4 है, टर्म्स की तादाद हमें पता है जी 5 है। अब 5 ऐसा नंबर है जो कि एक ऑड नंबर, इसमें दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, तो हम यूँ करेंगे जी b, फिर दोबारा b रिपीट हो जाएगा और फिर a आ जाएगा जो कि कोफिशिएंट है जी लीडिंग एक्सपोनेंट का। अब आप अगर इस इक्वेशन को चेक करें तो आप वाकई देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब अगर आपको ये बात मालूम होगी है कि ये इक्वेशन कैसे चेक होती है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन, और जब आप ये सेटिस्फाई कर लेते तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है कि पावर 4 होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से मैं इसे इसके हाफ से, यानी अगर इसकी पावर 4 है तो मैं डिवाइड करूंगा इसको x² से। यहाँ पे ये बात याद रहे कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और जब मैं बोथ साइड पे डिवाइड करूंगा, यानी ये टर्म भी x² से डिवाइड होगी, ये टर्म भी x² से, ये भी x² से, हर टर्म को हम x² से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि इसको कोई भी नंबर डिवाइड करे 0 ही जवाब आता है, इसका मल्टीप्लाई में हम कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ax² रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा जी bx, यहाँ पर रह जाएगा c, यहाँ पर रह जाएगा b/x, और यहाँ पर a/x²। अब आप देखें कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से a कॉमन ले लें तो ये क्या बनता है जी x² इसका फर्स्ट मल्टीपल, और यहाँ पे 1/x² इसका मल्टीपल है। इसी तरह अगर मैं सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को देखूं तो इनमें b कॉमन है, यहाँ पर x और 1/x को मल्टीपल के तौर पर आ जाएंगे, और प्लस c कांस्टेंट एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है अगर मैं इसमें इस तरह से कहूँ कि x प्लस 1/x को हम सब्सटीट्यूट कर लें जी b या चलें एक और वेरिएबल y के साथ, तो फिर जो हमारे पास x² प्लस 1/x² है
प्लस 2 आएगा, यानी होल स्क्वायर का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे और 2 को जब उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। यानी यही इक्वेशन हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, जिसको फिर हम 3 मेथड से, जो कि जिसमें हमारे पास जी फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा जी, कि अगर हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिमेट्रिक हों, जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट सेम है विद सेम साइन, और इस तरह अगर यहाँ पे b है, यहाँ भी क्या हो जी, b ही हो विद सेम साइन, तब आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं, जो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। यानी अगर एक, मैं यूँ बात करता हूँ जी, अगर एक जो है हमारे पास जवाब -1 आ रहा है, एक फैक्टर -1 आ रहा है, तो दूसरा भी क्या आएगा जी, -1 आएगा। चूंकि -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1। इसी तरह आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं एक दूसरे के